जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम वॉइस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके अंदर हम वॉइस में हम ये सीखेंगे कि वॉइस क्या होता है, साथ ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप कॉपी पेन लेके अच्छे से इस चैप्टर को मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और एक एक चीज़ को हम बेसिक्स टू एडवांस, जिस प्रकार से हमने टेंस के अंदर सही एक आधी क्लास ज़्यादा क्यों ना लग जाए, लेकिन हम फिर भी उसको एकदम बेसिक्स टू एडवांस एकदम जीरो से हीरो लेवल तक हम उसको सीखेंगे। तो आज हम वॉइस सीखेंगे, तो आप सब हेडिंग डालेंगे वॉइस। वैसे ये वॉइस चैप्टर है, तो हमने इसको टेंस पढ़ लिया, तो टेंस से मिलता जुलता ये चैप्टर है। टेंस के कुछ रूल्स होते हैं वो इसके अंदर भी फॉलो होते हैं। तो हम जैसे टेंस खत्म हो उसके बाद में वॉइस करेंगे और वॉइस के बाद में हम नरेशन करेंगे। तो ये चैप्टर होते हैं 3 चैप्टर जो साथ ही एकदम इसकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए हम एक एक करके इन चैप्टर को हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे वॉइस, यानी वॉइस सीखेंगे। वॉइस आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर कि वॉइस क्या होता है, जिसके अंदर आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो स्ट्रक्चर आपने किसी सेंटेंस की देखी होगी कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तो उसकी क्या पहचान होगी और कोई सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में तो फिर उसकी क्या पहचान होगी। एकदम हम जीरो लेवल से सीखेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। जितनी भी वॉइस चैप्टर कवर करने में जो हमारी क्लासेस लगेगी, एक आधी क्लासेज ज़्यादा क्यों ना लग जाए, फिर भी हम क्लासेस पूरी की पूरी चैप्टर को यूट्यूब पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप अच्छे से अंत तक मेरे साथ एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी कॉपी में नोट करोगे। पहले हम आज की एक क्लास है जो इसके बारे में हम बेसिक्स जो इसके बारे में है वो हम जानेंगे कि उन बेसिक्स के बलबूते पर भी हम आने वाली क्लासेस के अंदर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हमारा बेसिक्स एकदम क्लियर होना जरूरी है। तो इसके क्या बेसिक्स रूल बनते हैं और वॉइस को हम किस प्रकार से बांट कर इसको हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस के आधारित पर पढ़ेंगे, फिर हम इसको जैसे आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें देखेंगे, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उस प्रकार से, फिर जो डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं आपके और जिसमें आपके ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उनके पैसिव वॉइस किस तरीके से होंगे, तो ये आज हम सीखेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक करके सीखते जाएंगे। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक चीज़ को आप अच्छे से अपने सुंदर हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में अच्छे से नोट करोगे ताकि हमें कोई तकलीफ नहीं हो। फिर आप जब इसका रिवीजन करो तो उसके साथ ही हम अच्छे से वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी हमेशा सदा सदा के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। इसकी बाद में मैं परिभाषा भी लिखवाऊंगा, लेकिन परिभाषा हमें कहीं याद करने को नहीं देखनी होती है और ना ही कहीं पेपर में हमसे परिभाषा कभी भी पूछता है, ना ही आपके एनसीईआरटी लेवल पर जो 6 से 12 तक यहीं भी कहीं ये जो आपके 10th में जैसे 2 क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम्पल दिए होते हैं। जो क्वेश्चंस दिए तो उस क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस के अंदर। तो परिभाषा कहीं नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें परिभाषा को अच्छे से समझना होगा आखिरकार परिभाषा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्या क्या कहती है। और उसके बाद में हम इसके बेसिक रूल्स है उनको जानेंगे, साथ ही कौन कौन से की पॉइंट है वो इनके अंदर जो मुख्य पॉइंट है, मेजर पॉइंट, उनका भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हम नया नया चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक जो पहली क्लास होती है किसी भी चैप्टर की, जो पहली क्लास होती है उसमें सारा का सारा हम बेसिक्स को ही देखते हैं ताकि आने वाली क्लासेस के अंदर हमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें इसके साथ आने वाली कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम अच्छे से पहले इन चीज़ों को देख लें। सबसे पहले आप जानोगे कि ये वॉइस चैप्टर है, इस वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। अब हिंदी से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं कि वाच्य क्या होता है, लेकिन इस वॉइस को आप वर्ब भी कह सकते हो। आखिरकार इसके अंदर सारा का सारा जो खेल होता है वो वर्ब का ही होता है। यानी वॉइस चैप्टर के अंदर आप देखोगे डाइथेसिस और वर्ब, इस वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। वॉइस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस वॉइस चैप्टर के अंदर वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वर्ब होती है जो एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस। ये आपने बचपन में भी जाना होगा कि 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, साथ ही पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलोगे तो उसके अंदर कौन सी मुख्य बातें जो आनी है तो उन चीजों पर हमें ध्यान रखेंगे। साथ ही हम भी ये भी जानेंगे कि डूअर किसे कहते हैं, रिसीवर किसे कहते हैं। एक एक करके हम बहुत ही बेसिक्स लेवल से इसको करेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से मैंने जो बताया कि वॉइस क्या होता है वो समझ लीजिए। अब हम जल्दी से इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस वॉइस की जो परिभाषा है उसको लिख देते हैं ताकि फिर समझाने में भी कोई तकलीफ नहीं हो। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा कर देते हैं कि द वॉइस विच इज आल्सो कॉल्ड
डायथेसिस ऑफ वर्ब। जो वॉइस है इसको हमेशा क्या कहा जाता है? परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस लिखनी है कॉपी के अंदर। इसी परिभाषा को हम तोड़ तोड़ कर आगे अच्छे से समझेंगे। द वॉइस विच इज आल्सो कॉल्ड डायथेसिस ऑफ ए वर्ब। ये जो वॉइस है ये किसका डायथेसिस है? डायथेसिस का मतलब होता है दो भागों में इसका टूटना, ठीक है ना। तो एक भाग इसका होता है पैसिव वॉइस और दूसरा होता है एक्टिव वॉइस। अब वॉइस का मतलब यहाँ पर नहीं है कि वॉइस का मतलब साउंड होता है। एक तो वॉइस जो हम मेरी आवाज आप तक आ रही थी, यही तो वॉइस तो आ रही है। आप जो भी ऑडियो सुन पा रहे हो वॉइस के माध्यम से ही सुन पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि वॉइस का मतलब यहाँ पर आवाज नहीं है। तो इस वॉइस का मतलब यहाँ पर क्या है? वॉइस का मतलब यहाँ पर डायथेसिस ऑफ ए वर्ब, वर्ब को दो भागों में तोड़ना, ठीक है ना। ये चीज हम सीखेंगे। क्या सीखे? द वॉइस इज विच इज आल्सो कॉल्ड डायथेसिस ऑफ वर्ब। अब आगे क्या लिखोगे? डज नॉट मीन द साउंड। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये साउंड है ना। इट डज नॉट मीन, कॉमा लिख देना ना, या डू बड़ा कर लेना, कोई तकलीफ नहीं। डज नॉट मीन द साउंड। और इसका मतलब यहाँ पर साउंड नहीं कि वॉइस का मतलब ये नहीं कि वॉइस का मतलब जो आवाज होती है। वॉइस का मतलब होता है कि डायथेसिस ऑफ ए वर्ब, वर्ब को दो भागों में टूटना, ना कि इसका मतलब आवाज होता है। ये भी बात आप कभी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इट सिंपली मीन्स, इसका जो सिंपल में जो मतलब होता है वो क्या होता है? वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट क्या लिखोगे? इट सिंपली, ये याद करवाऊंगा, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। इट सिंपली मीन्स, इसका जो सिंपल में जो मतलब होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्या होता है? वेदर, WHEATHER, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये तो मौसम वाला हो जाएगा। वेदर द, क्या लिखोगे? परिभाषा थोड़ी सी मैं नोट करके लाया हूं इसको। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ऑफ ए सेंटेंस मतलब किसी भी जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्शंस को कर रहा है या फिर किसी एक्शंस को, उसके द्वारा किसी एक्शंस को एक्शन की करवाई जा रही है। मतलब यही समझोगे आप। आगे इसके बारे में बताऊंगा कि यदि कोई एक्शंस जारी है, मतलब कोई एक्शंस हो रही है या फिर कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा करवाई जा रही है। कहने का मतलब सब्जेक्ट डूवर है या फिर रिसीवर है, ये आपको समझ में आ गया ना। तो आप अच्छे से, आपको वॉइस की जो परिभाषा वो समझ में आएगा। हम क्या लिख रहे हैं? whether the subject of a sentence is doing action या फिर have done it, या वो एक्शन कर रहा है या फिर किसी के द्वारा वो एक्शंस करवाया जा रहा है। यही परिभाषा में लिखा हुआ है कि a sentence is doing the action। क्या लिखा क्या? is of a sentence is doing the action, is doing the action कि भाई वो एक्शन कर रहा है, या फिर और have done it या फिर किसी के द्वारा उस एक्शंस को कर रहा है। having the action done to it और having the action done to it या फिर वो किसी के द्वारा एक्शन करवाया जाना। कहने का मतलब यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि वॉइस का मतलब क्या? वॉइस का मतलब डायथेसिस होगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद में पिक्चर मेथड से आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। कि वॉइस का मतलब क्या है? डायथेसिस ऑफ ए वर्ब, वर्ब को दो भागों में तोड़ना। कौन कौन सी? एक्टिव और एक वॉइस पैसिव, ठीक है। इतना समझना है। वॉइस का मतलब कभी भी आपको हमेशा साउंड से रिलेट नहीं करना कि इसके अंदर वॉइस का, इस चैप्टर के अंदर वॉइस पढ़ रहे इसका मतलब ध्वनि के बारे में पढ़ रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दो बातें समझ में। तीसरी, इट सिंपली मीन्स, यहाँ पर वॉइस का जो मतलब होता है वो केवल और केवल क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो एक्शंस को कर रहा है या फिर उसके द्वारा एक्शंस करवाई जा रही है। मतलब ये लिख रहा है कि डूइंग द एक्शन, क्या वो एक्शन को कर रहा है, और हैविंग द एक्शन या फिर उसके द्वारा कोई एक्शंस करवाई जा रही है, ठीक है। डन टू इट, समझ में आई बात? भाई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या फिर सब्जेक्ट एक्शन को प्राप्त कर रहा है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। और रिसीव द एक्शन, वो सब्जेक्ट एक्शंस को कर रहा है या फिर रिसीविंग द एक्शन के एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये दो फर्क होते हैं। ये चीजें आपको, दो चीजें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का आपको डिफरेंस तो कम से कम पता चलेगा। उसके बाद में इसकी जो परिभाषा वो भी हम लिख देंगे। एक्टिव की परिभाषा क्या होती है, पैसिव की परिभाषा क्या होती है, वो भी हम 2 लाइन इंग्लिश में लिख लेंगे ताकि हमें कभी पढ़ेंगे तो तकलीफ कोई नहीं होती, प्रॉपर एकदम इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये समझना, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या होता है?
एक होता है आज की क्लास केवल और केवल बेसिक को समर्पित होगी। एक होगा एक्टिव वॉइस, पहला क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता है पैसिव वॉइस, दूसरा क्या होता है पैसिव वॉइस। समझ में? ये दो प्रकार में इस वर्ब को डायथेसिस करके वर्ब को दो भागों में टूटती है। यहाँ पर वर्ब लिख दीजिए आप, इस वर्ब को हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक तो एक्टिव और दूसरी पैसिव। अब मेरी बात सुनो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है सक्रिय, एक्टिव का मतलब जो एक्टिव है इसका मतलब फुर्तीला सक्रिय है, और पैसिव का मतलब क्या होता है निष्क्रिय। ये दो चीजों पर एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। अब उसके अंदर सक्रिय कौन है और निष्क्रिय कौन है ये चीज समझनी है हमें। तो इसके अंदर आपको पता चला होगा कि भाई आपने तो आज तक ये सुना कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो कम से कम एक्शन को करता है। क्या वो एक्शंस को रिसीव भी करता है? हाँ बिल्कुल, वो एक्शन खुद काम करता है और कभी कभी खुद ना करके किसी के द्वारा एक्शंस भी करवाता है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला आपको, हिंदी के अंदर आप समझ पाओ तो मैंने बोला कि मैंने श्याम की मदद की, मतलब ऐसे समझो कि राम ने श्याम की मदद की, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने ये बोला कि राम के द्वारा श्याम की मदद की गई, ठीक है ना। तो ये या फिर श्याम की जो मदद है वो राम के द्वारा ली गई, ऐसे समझ लो। तो इन दो चीजों को आपको ऐसे समझना है सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस का मतलब आप नाम से ही पहचान रहे हो सक्रिय, और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। तो आखिरकार सक्रिय है कौन और निष्क्रिय है कौन, तो इन दो चीजों को समझना। जिस सेंटेंस के अंदर कर्ता खुद कार्य करता है, यहाँ पे जिस सेंटेंस के अंदर कर्ता डूअर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिसीवर, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। लिखवाऊंगा अभी तुरंत इसके बाद में। और जिस सेंटेंस के अंदर यदि किसी सेंटेंस के अंदर कर्ता खुद काम ना करके कर्ता उस कार्य को रिसीव करता है और ऑब्जेक्ट उस काम को करता है, इसका मतलब सारा का सारा खेल इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। यानी एक्शन को कौन कर रहा है और एक्शन को कौन रिसीव करना, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो चीजें कौन सी, एक तो डूअर का मतलब होता है कर्ता काम करने वाला, और दूसरा रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है एक्शन को प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। भाई आप कोई काम कर रहे हो तो कोई एक्शन को ग्रहण तो भी करेगा ना, रिसीव तो भी करेगा ना, तो ये समझ में आना चाहिए हमें। तो हम उस चीज को पहले समझते हैं, पहले इसका बेसिक्स ढांचा समझ लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर तो ये लिखवाने वाला तो रटा है मान लो, ये सारा का सारा हमने लिखा, ये कोई किसी काम का नहीं, क्योंकि पेपर में ये नहीं आने वाला, लेकिन हमने इसको लिख दिया कि भाई जो वर्ब होता है ना, द वॉइस विच इज ऑलवेज कॉल्ड डायथेसिस ऑफ ए वर्ब। समझ में आई बात। और उसके बाद में दूसरी लाइन हमसे कौन सी लिखी, दूसरी लाइन लिखी कि डज नॉट मीन द साउंड, और इसका मतलब इसके अंदर साउंड नहीं, इट सिंपली मीन्स वेदर द सब्जेक्ट of a sentence is doing an action, having an action to done, ठीक है ना, done to it। ये चीज हमने अच्छे से कवर की, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इसके अंदर कि ये डूअर और रिसीवर चीजें क्या है। देखो, एक होता है डूअर, ये यहाँ से अब स्टार्ट हुआ हमारा, और एक होता है रिसीवर। एक और कौन होता है डूअर, और दूसरा कौन सा होता है रिसीवर, RECIEVER, ठीक है, रिसीवर। एक हो गया हमारा डूअर और दूसरा कौन सा हो गया रिसीवर। ये दो चीजें हमने जाना, डूअर और दूसरा रिसीवर। अब देखो, डूअर का मतलब होता है कर्ता, डूअर का मतलब क्या होता है कर्ता, काम करने वाला, और रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीवर का मतलब होता है किसी भी एक्शंस को प्राप्त करने वाला। तो समझ में आ गई, डूअर का मतलब होता है कर्ता और रिसीवर का मतलब होता है किसी एक्शन को प्राप्त करने वाला। तो हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए। तो डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट और रिसीवर का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना हमें कि जरूरी नहीं डूअर वहां कहीं सब्जेक्ट ही होगा किसी सेंटेंस के अंदर। तो यही तो बात है, मैंने अभी बताया ना सक्रिय और निष्क्रिय, तो कौन सक्रिय और कौन निष्क्रिय। तो जब सेंटेंस के अंदर डूअर सक्रिय हो, इसका मतलब सक्रिय का मतलब वो खुद काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जिस सेंटेंस में आप समझो, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, मैं और बेसिक्स में डूब कर समझाता हूँ ग्राउंड लेवल से कि देखो डूअर जिस सेंटेंस के अंदर डूअर क्या हो आपका, डूअर सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट तो समझते हो ना, बहुत सारी वीडियो पड़ी यूट्यूब के अंदर, ये बेसिक्स तो आपको पता है। सब्जेक्ट हमेशा जो काम करता है या जिसके बारे में वाक्य में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। और दूसरा है रिसीवर, रिसीवर क्या होता है ऑब्जेक्ट। भाई देखो ये दो चीज, एक तो सब्जेक्ट और दूसरी ऑब्जेक्ट,
क्लियर। अब किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के अंदर डूअर आपका क्या हो, सब्जेक्ट। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट खुद काम करे, ठीक है, इतनी बात समझ लो। और जिस सेंटेंस के अंदर रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है जो काम को प्राप्त करता है, ठीक है, किसी एक्शंस को रिसीव करता है उसे बोलते हैं रिसीवर। तो जो काम करता है उसे डूअर और जो एक्शन को रिसीव करता है उसे रिसीवर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यदि किसी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन डूअर किसका काम करे, सब्जेक्ट का। डूअर किसका काम करे, सब्जेक्ट का। और रिसीवर किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का। तो उसे बोलोगे आप एक्टिव वॉइस। क्या बोलोगे, एक्टिव, ACTIV, एक्टिव। तो हमने जाना कि किसी सेंटेंस के अंदर यदि कोई सब्जेक्ट है वो डूअर का काम करे और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, रिसीवर का काम करे। मतलब कहने का मतलब है किसी वो सेंटेंस जिसके अंदर कर्ता खुद काम करे, है ना। अब कर्ता खुद काम करेगा तो ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, रिसीवर का। तो सब्जेक्ट खुद काम करे, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। तो डूअर कौन है, सब्जेक्ट, और रिसीवर कौन है, ऑब्जेक्ट। तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। इतना आपको समझ में आया। अब दूसरा है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर डूअर सब्जेक्ट का काम ना करके सब्जेक्ट का काम कौन करे, रिसीवर करे। काम कौन करे, सब्जेक्ट का, रिसीवर। रिसीवर ये किसका काम करे, ये आपका सब्जेक्ट का काम करे। किसका काम करे, सब्जेक्ट का। और दूसरा होता है जो डूअर, जो एक्शन को करता वो किसका काम करे, वो काम करे आपका ऑब्जेक्ट। किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का। अब आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि रिसीवर सब्जेक्ट का काम करे और डूअर ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो सेंटेंस कैसा होगा, तो वो वाक्य होगा आपका पैसिव वॉइस। कैसा होगा, पैसिव वॉइस का। ये इसका बेसिक्स है, इससे ज्यादा इसका कुछ बेसिक्स होता नहीं। सबसे पहले हमने ये जाना एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, फिर ये देखा कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसके अंदर कोई डूअर होता है वो सब्जेक्ट का काम करे और रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करे। अब डूअर और रिसीवर में तो आप समझ गए ना, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, सब्जेक्ट खुद काम करे किसी वाक्य के अंदर, और रिसीवर का मतलब होता है एक्शन को ग्रहण करने वाला। अब जैसे राम ने श्याम की मदद की तो काम किसने किया, राम ने, और श्याम ने उस हेल्प को ग्रहण किया, ठीक है ना। तो ये हो गया, श्याम क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। आई होप वहां तक समझ में आएगा। जैसे ही उस सेंटेंस को आप पैसिव लिखोगे तो पैसिव में रिसीवर किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और डूअर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो उसे क्या कहेंगे हम, पैसिव वॉइस कहेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बेस पर ही हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं, यानी वर्ब का हम डायथीसिस करते हैं। और वर्ब कौन सी, अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के रूप में आप बात करोगे ना तो मैं स्ट्रक्चर को भी समझा देता हूं। जैसे आप यहाँ पर लिखिए, मान लो एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट हमेशा वो मेन वर्ब से आपका पहले आएगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस ओ का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सिंपल स्ट्रक्चर होगी, ये किसकी होगी, ए वी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। किसकी होगी, एक्टिव वॉइस की, यानी जिसके अंदर मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता हो। ऐसे भी समझ लो। यदि आपको और भी बेसिक जानना हो तो किसी वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो मेन वर्ब से पहले आए और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आए तो वो सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। अब पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसमें क्या आएगा, बाय। और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये पहचान होती है किसी भी पैसिव के स्ट्रक्चर की। मतलब कोई भी सेंटेंस जो पैसिव में, और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी सेंटेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर तो होगा ना, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट ना आगे कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो वही बात मैंने कही कि यहाँ पर काम वाक्य का सब्जेक्ट कर रहा था, लेकिन इस पैसिव वाले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा है। इतना आप समझ लो। बाकी हेल्पिंग वर्ब को अपने को ध्यान रखना कि कौन से टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होगी। अब जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, तो 12 में से 8 प्रकार के टेंसेज होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, और 4 ऐसे भाग होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो हम सीखेंगे तब जानेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी आपकी पैसिव वॉइस के अंदर आनी। लिखा, आप लिखो एक चीज कि नॉट, NOT नॉट, आगे लिखो नो पैसिव वॉइस सेंटेंस
पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी जो पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस होगा तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के संभव ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आनी जरूरी है। एक्टिव में आए और ना आए तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, नेसेसरी का मतलब कोई आवश्यक नहीं। एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। प्रेजेंट अफर्मेटिव और आपका पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। हमने ये टेंसेज में जाना, दो टेंस होते हैं। तो पैसिव हमें ध्यान विशेषकर किस पर देना, ये होता है आपका पैसिव का स्ट्रक्चर, हमें पैसिव पर ध्यान कर देना। कि एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है ना। और उसके बाद में पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट आता है। और ये जो सब्जेक्ट आता है ना वो हमेशा आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब ये बात भी हम अच्छे से आगे इसके तुरंत बाद में ये चीज समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि डूअर और रिसीवर का खेल है। डूअर सब्जेक्ट का काम करे, रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। हिंदी में लिखना है, लिखो। जिस वाक्य के अंदर कर्ता स्वयं काम करे, ठीक है, जिस वाक्य के अंदर कर्ता खुद काम करता है या कर्ता के खुद कार्य होने का बोध होता है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जिस वाक्य के अंदर कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाए तो उसके अंदर उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। और भी अच्छे से लिखना था, आप ऐसे लिखो मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर डूअर किसका काम करे, डूअर सब्जेक्ट का कार्य करे और रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इससे अच्छी परिभाषा इसकी कुछ नहीं हो सकती। दूसरी, यदि किसी सेंटेंस के अंदर रिसीवर सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट है आपका डूअर का कार्य ऑब्जेक्ट करे तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस बोलते हैं। कहने का मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस का होगा। तो ये समझ में आया, यानी उस सेंटेंस के जो वर्ब होगी वो पैसिव में होगी और जब सब्जेक्ट डूअर का काम करे, ऑब्जेक्ट रिसीवर का काम करे तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो क्या होगी, एक्टिव की होगी। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोनों की परिभाषा लिखवानी है, मैं परिभाषा भी लिखवा देता हूँ कि एक्टिव की परिभाषा क्या और पैसिव की परिभाषा क्या, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। लेकिन आपने ये समझ लिया तो आपको सारा का सारा पूरा समझ में आ गया। इसका जो मेन आपको क्रीम थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप परिभाषा लिख दीजिए कि इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वही बात वापस, यानी जो मैंने बोली है उसको मैं इंग्लिश के अंदर लिखवाऊंगा कि यदि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट हो वो डूअर हो और रिसीवर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको क्या कहेंगे, इट सेड टू बी एक्टिव वॉइस। समझ में आई बात। और दूसरा उल्टा इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करे आपका कौन, आपका डूअर, और रिसीवर का काम कौन करे, सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, तो वो होगा आपका पैसिव वॉइस। ये फर्क इन दोनों के अंदर और ये हमें जानना अच्छे से है। समझ में आया यहाँ तक। चलो अब लिखते हैं जल्दी से, क्या लिखोगे, इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। लिखो इफ द डूअर की किसकी परिभाषा, एक्टिव वॉइस की परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। इफ द परिभाषा लिख दो, फिर रिवीजन करोगे तो कुछ समस्या नहीं होगी, ठीक है। बाकी पीपीटी होती है, मैं पीपीटी से समझा लेता, लेकिन इस बोर्ड पर पीपीटी संभव नहीं, आपको ही पता है, ठीक है ना। अब लिखो इफ द डूअर, इफ डूअर इज द सब्जेक्ट, ऐसा होगा, ठीक है। इफ द डूअर, हाँ सेम है, दो बार दोहराया। इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ ए, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब लिख रखा कोई बात नहीं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो, वो डूअर हो, एंड रिसीवर द ऑब्जेक्ट, एंड द रिसीवर इज द ऑब्जेक्ट, एंड द, क्या लिखोगे आगे, एंड द RECIEVER, रिसीवर इज द ऑब्जेक्ट, और रिसीवर क्या हो, ऑब्जेक्ट। बस ये इतना खेल मैंने शुरू में बताया था, सब्जेक्ट क्या हो वो डूअर हो, रिसीवर क्या हो ऑब्जेक्ट हो, रिसीवर ऑफ द इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब, उसी वर्ब का, ऑफ दैट वर्ब, ठीक है ना। इसका इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब, उस वर्ब का जो रिसीवर हो वो कौन हो, ऑब्जेक्ट हो। आपको समझ में आई बात, उसी वर्ब का, तो उसको हम क्या कहेंगे, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। क्या कहोगे, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, द verb is said to be in the active voice, said to be ऐसे ये in active voice, in क्या हो जाएगा, active voice। तो ये आपको समझ में आया, वो मैंने सारी की सारी बताई ना।
कि सब्जेक्ट होता है वो डूअर का काम करे, ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर का काम करे, सामने हमने लिख दिया एक्टिव वॉइस। बस यही बात हो कि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता हो, डूअर हो, और ऑब्जेक्ट हो वो रिसीवर हो, तो उसे क्या कहेंगे, उस वर्ब का। तो उस वर्ब को हम किसके अंदर रखेंगे, एक्टिव वॉइस के अंदर रखेंगे, ये समझ लिया। दूसरी बात लिख दो पैसिव वॉइस की, बस इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना, इतना ही काम करना। लिखो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की क्या स्ट्रक्चर होगी, लिखिए आप, इफ द receiver receiver if the receiver is the subject of a verb, ठीक है, बिल्कुल, ओके, उस सब्जेक्ट का जो रिसीवर हो वो वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है। एंड द डूअर इसमें क्या हो जाएगा, डूअर इज द रिसीवर, क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा सब्जेक्ट। एंड द अगला कौन सा होगा, डूअर इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डूअर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब। और ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे, द वर्ब सेड टू बी इन, लिख रखा ना, लिख रखा, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। उस वर्ब को हम पैसिव वॉइस के अंदर रखेंगे। ये लो मैंने परिभाषा दी आपको, किसी बुक के अंदर आपको ऐसी परिभाषा देखने को ना के बराबर मिलेगी, और यदि किसी बुक में मिल रही तो वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, ठीक है ना। फिर भी मैंने ये चीज ढूंढ कर सर्च करके आपको लिखवाई मेरे नोट्स से, कि हमने क्या जाना कि इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का जो डूअर है वो सब्जेक्ट हो और रिसीवर क्या हो, रिसीवर हो आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। वापस देखो, इफ द डूअर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो, सब्जेक्ट कौन हो, डूअर कौन हो, डूअर हो, और ऑब्जेक्ट कौन हो, ऑब्जेक्ट कौन हो, रिसीवर हो, उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस, रिसीवर किसका काम करे, सब्जेक्ट का, और डूअर किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का। तो उस वर्ब को किसके अंदर रखा जाएगा, सेड टू बी इन पैसिव वर्ब, उसको हम पैसिव वर्ब के अंदर रखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आई रिकॉल माई वर्ड्स, मैं एक बार वापस लाइन को दर्शाता हूँ कि जब किसी वाक्य के अंदर कर्ता खुद कार्य करे, यानी जब किसी वर्ब का कर्ता डूअर हो और रिसीवर ऑब्जेक्ट हो, क्लियर, तो उसे हम हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर रखेंगे। और यदि किसी वर्ब का या किसी सेंटेंस का जो किसी सेंटेंस के अंदर या किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है आपका, वो किसका काम करे, वो करे रिसीवर का काम, और ऑब्जेक्ट है वो कार्य करे डूअर का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। तो उस सेंटेंस को हम या उस वर्ब को पैसिव वॉइस के अंदर कंसीडर करते आ रहे हैं। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अपने रिसीवर और सब्जेक्ट मतलब डूअर और रिसीवर दोनों का फंक्शन जान लिया, कौन से सेंटेंस के अंदर डूअर क्या करता है और कौन से सेंटेंस के अंदर रिसीवर क्या करता है। जिसमें डूअर क्या काम करेगा, डूअर सब्जेक्ट का काम करेगा, दूसरे में डूअर किसका काम करेगा, रिसीवर का। जब डूअर सब्जेक्ट का काम करे, एक को याद रखो, डूअर सब्जेक्ट का काम करे तो रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि एक काम दो चीजें नहीं कर सकती ना, तो इसलिए ध्यान रखना। डूअर सब्जेक्ट का काम करेगा, वही सेंटेंस के अंदर दूसरे सेंटेंस के अंदर डूअर रिसीवर का काम करे तो पैसिव वॉइस में, डूअर सब्जेक्ट का काम करे एक्टिव वॉइस में। ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। वो चीजें क्या मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरी बात सुनो, ठीक है ना। एक सेंटेंस लिखा कि क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा कि चलो पहले मैं इसको आपको क्लियर करके बताता हूँ, ये मिटा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये परिभाषा नोट कर लेना, और जब भी समय मिले तब इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि इनमें कोई जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत वापस नहीं है ना। हिंदी के अंदर लिखने वालों को मैंने बोल दी मुंह से, और इंग्लिश वालों के लिए मैंने बोर्ड के ऊपर नोट कर डाली। यदि वो इंग्लिश मीडियम का है तो इसे अच्छे से नोट करके फिर इसको याद कर लेगा। यहाँ तक कोई घबराने की जरूरत होगी आप भी नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, He slept, SLAPPED, he slept Amit, या फिर she slept Amit, she slept
करूंगी। मैंने ये वाक्य लिखा, ये अब सेंटेंस के थ्रू आपको समझाता हूँ क्योंकि समझ में आएगा। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, समझ में आएगा कैसे है, क्योंकि सब्जेक्ट खुद वर्ब से, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इस वाक्य के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप पहचान सकते हो कि यहाँ पर वो तरीका, या तो वो डूअर वाला तरीका हाई लेवल का वो समझ लो, या फिर वो नहीं समझ में, मैंने वो बताया था जिस वाक्य के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। और जब हेल्पिंग वर्ब से पहले है ना आपका सब्जेक्ट ना हो के क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तब क्या होगा आपका क्या, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इसी सेंटेंस का मैं, ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में। एवी का मतलब जहां लिखूं इस क्लास के अंदर, आने वाले क्लासेस में एवी का मतलब होगा एक्टिव वॉइस और पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस, ठीक है, समय बच जाएगा हमारा। अब देखो इसी सेंटेंस का मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने क्या जाना कि भाई सब्जेक्ट को उठा के आगे ले आओ, किसको, सब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आओ, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट था इस वाक्य में, इसको हम ले आए सब्जेक्ट, ये ठीक है, अमित हो गए, ये हो गया हमारा। अब ये सब्जेक्ट है और इसके है तो कैसे भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वाक्य का ये सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। टेंस पहचान लो, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा वाज, क्योंकि मुझे तो पता है सारी चीजों का, आई होप आपको भी पता होगा कि भाई यहाँ पर वाज क्यों आया। जिसको पता नहीं है वाज क्यों आया, वर क्यों आया, तो वो चीजें हम बाद में बताऊंगा मैं, अभी तुरंत उस बात में, ठीक है ना। हम हेल्पिंग वर्ब जान जाओगे, फिर आप भी हमसे अच्छे से जल्दी से सेंटेंस बनाओगे। तो अमित वाज स्लेप्ड, SLAPPED, स्लेप्ड बाय, बिल्कुल गलती कर लो, स्लेप्ड बाय हर, ये बात। अब यहाँ पर मैं यदि हर ना लेके, चलो हर ही लिख देता हूँ, फिर मैं ये समझाऊंगा कि हर क्यों आया, सी क्यों नहीं आया। सबसे पहले तो आपको रिप्लेसमेंट बताता हूँ कि भाई जो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन था, सी, तो वो सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हर क्यों आया, सी क्यों नहीं आया, ये बात आप, मैं इसके तुरंत बाद में आपको समझाता हूँ, तो इसको आप नोट करो एक साइड में कि भाई यहाँ पर बाय के बाद में सी क्यों नहीं आया, सब्जेक्ट तो सी था, तो बाय के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। भाई पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, अभी हमने जाना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के अंदर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई सा भी टेंस हो, सब में पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस संभव ही नहीं है, और साथ ही बिना हेल्पिंग वर्ब के भी पैसिव वॉइस संभव नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दो चीजें, बेसिक्स रूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एडवांस की बात होगी वहां अलग से जानेंगे। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होती है पैसिव वॉइस की, ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस की होती है। और एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये किसकी होगी, ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर, किसकी होगी, एक्टिव वॉइस की, और ये किसकी होगी, पैसिव वॉइस की। आया समझ में, पैसिव और एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी, यानी नेसेसरी, जरूरी है एकदम, ठीक है ना, ऑब्लिगेटरी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये समझ में आया होगा। अब मेरी बात सुनो, अमित वाज लेफ्ट बाय हर, तो इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना, ये सेंटेंस कैसे बना, सबसे पहले हमें ये जानना। आप भी देखो, अभी फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया, अब आपको पता चला होगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन था। यहाँ देखो, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन था, अमित था, तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करे तो ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को रिसीवर बोलते हैं, ऐसे समझ लो, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह, आ गया सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, बिल्कुल आ गया सब्जेक्ट की जगह। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, भाई ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय ये रहा बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो लेकिन सब्जेक्ट तो सी था, तो हर कैसे हुआ, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ये केस आपको समझ में नहीं आया तो आपको हमेशा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं मैं, प्रीपोजिशन के लिखो, देखो इसको तो आप रट्टा ही मान लेना, तुरंत अभी याद कर। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, OBEG, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, अब ऑब्जेक्टिव केस होता क्या भाई, सी का ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए कि सी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, बिल्कुल होता है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। और तो ई का क्या होगा, ई का होगा मतलब हिम, तो इट का क्या होगा, इट का इट। देखा दे, ये चार नहीं बना लेता हूँ मैं, इसके तुरंत बाद में टेबल बना के समझा देता हूँ आपको।
क्या समझे? तो ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि बाय के बाद में हर कैसे आया। तो ध्यान रखना बाय है यहाँ पर प्रीपोजिशन। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है, जितना ज्यादा बेसिक्स में 4 शुरू में अभी हम टेंस पर आधारित करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम क्या करेंगे, सिंपल 4-5 सेंटेंस जान लेंगे ताकि बच्चे बेसिक्स वाले बच्चे भी जान लें। और जो एडवांस लेवल में जैसे जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी ना तो उसको हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं उसमें हम सेंटेंस कुछ PYQ सारे के सारे PYQ सेंटेंस लेंगे, क्योंकि ये अच्छी कोशिश हो जाएगी हमारे PYQ की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ ही साथ। तो ये हमें ध्यान रखना। अब मेरे पास जरूरी नहीं हर एक जगह बाय आएगा, लेकिन मीन्स के पीछे बाय, स्लैम्ड के पीछे बाय आएगा। जरूरी नहीं हर एक जगह बाय प्रीपोजिशन लगाए, ये बात भी माइंड में रखनी जरूरी नहीं। कोई फिक्स नहीं है कि बाय आए, बिना बाय भी पैसिव वॉइस संभव है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे वर्ब होती प्रीपोजिशन लेती नहीं, तो बाय कहां से लगाओगे तुम, ना दूसरी प्रीपोजिशन लगाते। कुछ ऐसी वर्ब होती है जैसे मान लो एनॉयड और एंग्री, ये अपने पीछे एट लेती है तो और विथ लेती है, तो आपको एट और विथ लगाना होगा ना, बाय कैसे लगा सकते हैं, ये ध्यान। लाभ के पीछे एट प्रीपोजिशन लगती है, वेट के पीछे फॉर प्रीपोजिशन लगती है, इंटरेस्ट के पीछे इन प्रीपोजिशन लगती है, सरप्राइज के पीछे एट प्रीपोजिशन लगती है। तो ये आपको वो लगानी पड़ेगी, बाय नहीं लगानी, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, बाय ही लगाते हैं। तो प्रीपोजिशन होती है बाय, और दूसरी प्रीपोजिशन भी आएगी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ऑब्जेक्टिव केस जैसे मैं बोल दूं कि यदि सी और इस हर, इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, सी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, आर। ये ध्यान रखना। अब आई होप यहाँ समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम बेसिक्स को एकदम कवर करते आ रहे हैं। अब चलो आगे की बात करते हैं। अब एक टेबल बना देते हैं, फिर हमारे इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जगह बदलनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो हमने क्या क्या जाना, हमने सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस की परिभाषा जान ली, उसके साथ में हमने पिक्चर मेथड से अलग अलग लिख के भी जान लिया, परिभाषा भी लिख के जान ली, वॉइस की परिभाषा लिख के हमने जान ली। और एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर और रिसीवर ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, है ना, द वर्ब सेड टू बी इन मतलब एक्टिव वॉइस, और दूसरे में पैसिव वॉइस। अब हम जान रहे हैं, उसके बाद में हमने एक सेंटेंस भी देख लिया, क्रम भी देख लिया, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। और अब हम जानेंगे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की चाल, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की सारी क्या होती है, इसी समय बच्चे से जाननी है। आज हम बेसिक जान लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, इधर लिखो सब्जेक्टिव केस, SUBJECTIV सब्जेक्टिव केस, और इधर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं नाम, नाम का नाम ही होगा, कोई भी नाम है, राम श्याम, उसका नाम का नाम ही होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, ठीक है। अब लिखो ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का क्या होगा, इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। समझ ना, पीछे कौन रहेगा, लगभग तो हो गया ना, आई का मी हो जाएगा। और बताओ कोई क्या, ही सी इट दे, वी का क्या हो जाएगा, बस ये हो गया। तो इट का इट, यू का यू, और नाम का बाकी सबका सच है। ई का इन, सी का हर महिला के लिए आता है, और ई इन पुरुष के लिए आता है, ठीक है। और दे का देम, उन्होंने, वे, और इनका क्या होगा, उन्होंने, मैं और मैंने, ठीक है। वी यानी हम और हमने, ठीक है, ऐसे समझना, अस है ना। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा अस आता है, और ये चैप्टर भी पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन, उसमें भी जानेंगे। साथ ही यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे बाय प्रीपोजिशन आती है तो प्रत्येक सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, तो इसलिए ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस है। तो बाय के बाद में कभी भी ही, सी, इट, यू, दे, आई, वी ये नहीं लगा हुआ मिलेगा। अब आप कहोगे सर इट ये और ये और सेम ही है, तो वहां पर उसको इट को आपको ऑब्जेक्टिव केस मानना, ना कि सब्जेक्टिव केस मानना, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे आप, हमेशा बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, कैसा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इन सारे ये सारे के सारे प्रोनाउन है, इनके ऑब्जेक्टिव केस होते ही, तो बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये सारे के सारे, जैसे बाय के बाद में मैं पूछूं, बाय के बाद में क्या ही आएगा, हिम आएगा, अब मैं बोल दूं बाय के बाद में भाई हिम या फिर ही,
तो आप क्या कहोगे, बाय प्लस हिम आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। और प्रीपोजिशन अब से पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव लेती है, वो ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन केस की बात आएगी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की, तो वहां पर प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस लेगी, नॉट टेक या डू नॉट टेक या डज नॉट टेक सब्जेक्टिव केस, ये ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्यों की ओर। अब हमारा पैसिव वॉइस का जो भी बेसिक्स था वो सारा का सारा कवर हो गया, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेसिक्स हमारा इतना ही था। इस बेसिक्स को हम आई होप अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम मैदान में उतर गए हैं और अब हम जल्दी से जल्दी आने वाली क्लासेज के अंदर ये बेसिक्स था और बाद में कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट आएगा। अब नया कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि प्रीपोजिशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर आप यदि शुरू में सेंटेंस नहीं बना पाते हो तो अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कहना तो यही है बस। बाकी आप अच्छे से जितनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ उनको आप करते रहिए, आई होप आप आराम से एक दिन सफल होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब हम सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस का एकदम पैसिव वॉइस जानेंगे, ये काम हो गया हमारा। तो एक बात वापस सब ध्यान दे के मेरी बात को सुनेंगे कि हमने क्या जाना, एक्टिव और पैसिव जाना, वर्ब को जाना, वर्ब का डायथेसिस जाना, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट, आप डूअर और रिसीवर की बात छोड़ दो, आप ऐसे जान लो बेसिक्स वाला फंडा कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आए, ठीक है, मेन वर्ब से पहले। किससे? मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट का काम हो, और ऑब्जेक्ट का काम यदि मेन वर्ब से पहले हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट पहले आ रहा तो एक्टिव वॉइस। बस इतना ही ध्यान रखना, सेंटेंस आप पहचान जाओगे। बाकी ये तो शुरू की बातें, जैसे ही आप 3-4 दिन या 2-3 क्लासेस आप देखोगे, उसके बाद में आपको ये चीजें आपके माइंड से निकल जाएगी, क्योंकि ये बेसिक्स आपका कवर हो जाएगा। फिर आप बिना देखे वहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगा दोगे, सब्जेक्टिव केस लगा दोगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस एक साथ मेरे साथ एक बार और रिवीजन करेंगे कि इधर दिमाग में इमेज डालो, इधर सब्जेक्टिव केस और इधर ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले नाम का नाम, उसके बाद में इट का इट, यू का यू, ठीक है, दो समझ में आई बात। और उसके बाद में दे का देम, वी का अस, आई का मी, ठीक है, और यू का यू, समझ में आई बात। तो ये हमें ध्यान रखना, ही का हिम, सी का आर, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना, इतना हम समझ गए। अब हमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या सीखेंगे, जल्दी से हम एग्जाम्पल लाए, क्योंकि हम तैयार हो चुके, सारा का सारा पढ़ गए। अब मैं पहले आपको बेसिक्स एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर हम चलो बेसिक्स की कोई जरूरत नहीं, इसी के अंदर ही देख लेंगे। चलो हेडिंग डालो, बेसिक्स रूल्स। यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे, बेसिक्स रूल्स। बेसिक्स रूल्स से पहले अपन जान लेंगे हम कौन सा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं। अब इस वर्ब को हम क्या करेंगे, इस वॉइस को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। पहले टेंस आधारित पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी को देखेंगे, इंटेरोगेटिव को देखेंगे, और उसके बाद में हम आपका ये सेंटेंस, साथ ही वही इंपेरेटिव सेंटेंस, उनकी कैसे पैसिव वॉइस बनती है। हमें 5 प्रकार के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में एक चैप्टर आता है नरेशन, उसको भी इसी तरह पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेंस आधारित पैसिव वॉइस। वो मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको करवाया था, वही शेयर है, जिसने वहां से देखा तो उसका वो सारा का सारा कवर होगा। अब देखो टेंस क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। सबसे पहले ये लिखो, क्या लिखोगे, पैसिव, ये हेडिंग है हमारी मेन, ये इस पर ही हम काम कर रहे हैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, 2-3 दिन इस पर काम करेंगे। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, ये हेडिंग डाले, एकदम लाल पेन से लिखे, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, यानी टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। अब देखो टेंस पर आधारित पे ध्यान रखना है, ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 12 में से ओवरऑल में देखिए तो 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनती है, क्योंकि जिनके अंदर लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब और जिसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आती थी उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे आई एम ए टीचर, इसका पैसिव वॉइस बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसे ही वाज ए डॉक्टर, अब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि स्टेटिव वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, साथ ही इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है। और इस चैप्टर के अंदर आपको 2 वर्ब की परिभाषा याद करनी पड़ेगी, मैं कल उसकी परिभाषा लिखवा दूंगा, शॉर्ट में आज ही बता देता हूँ। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। एक होती टू टेक ऑब्जेक्ट, एक होती डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट। एक होती जो ऑब्जेक्ट लेती है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव, और दूसरी होती ऑब्जेक्ट नहीं लेते उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव। अब हमें पैसिव वॉइस के अंदर किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट की दूसरी जगह ऑब्जेक्ट आना होगा। अब वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है तो उनका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे, तो इन चीज पर हम एडवांस की क्लासेस में जिक्र करेंगे कि जो
आपका एडवांस लेवल के बच्चे तो वो निराश ना हो इन चीज को। मेरे दिमाग में ये चीज पहले से ही आई है, मैं आपके सामने एक बार ये प्रस्ताव रख लिया। अब हम आने वाली क्लास है उसके अंदर इन चीज का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप एक बार क्यों बेसिक्स के भी बहुत सारे बच्चे तो क्यों ना इस बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा जाए। और साथ ही निवेदन रहेगा मेरा 10th क्लास और जो आपकी 11th क्लास के जो ग्रामर में ये जो आपके आती है पैसिव वॉइस, तो इनमें आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर 2 क्वेश्चंस में से या दोनों के दोनों क्वेश्चंस ही ज्यादातर आपके इसमें टेंस आधारित पर ही होते हैं। तो आपने अच्छे से 8 टेंसेस की स्ट्रक्चर जान ली ना, तो आई होप आपने 2 नंबर पक्के कर ही लिए। और फिर कंपटीशन में भी ये चीज चलती है, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं सबसे पहला लिखो 1 नंबर पर हम रूल लिखेंगे, 8 रूल पढ़ेंगे। 1 नंबर कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा? सबसे पहले इसकी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव और एक पैसिव। बस कोई घबराने की जरूरत नहीं, बता देता हूं अभी क्या होती है एक्टिव और पैसिव की स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है टेंस की, वही एक्टिव वॉइस की होती है, सारों की सेम होती है। पैसिव में आपको ध्यान रखना, पैसिव में हम एक्टिव का स्ट्रक्चर बदल देंगे, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना, बाकी कुछ बदलना ही नहीं। बाय लगाना, फिर ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो ऐसे समझ लें हम कि ऐसे क्यों ना लिखे, ऐसे लिख दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दोनों में से एक आएगी। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कहोगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लग रहा है तो वो कौन सी फॉर्म होती है? 5 सी फॉर्म। तो आप इसकी जगह ये लिख दो, यहाँ कोष्ट में लिखना है तो कोष्ट के अंदर ऐसे लिख दो V1 प्लस एस या ईएस। इस V1 प्लस एस या ईएस को ही वर्ब की 5 ही फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, देन क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन हमारे वगैरह कुछ नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, आगे लाएंगे। अब ये आगे ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट आया, काम तो सब्जेक्ट नहीं कर रहा, काम तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। एक बात और बता दूं मैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब जिसको पता नहीं है, अभी यहाँ पर मैं लिखूंगा इजारम, तो आपको इजारम कहाँ से आ गई, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कौन सी वर्ब। फिर आप अंत में आप जब 12 टेंसेज में से 8 को कवर कर लोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चली जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की चली जाती है पास्ट इंडेफिनिट में, और परफेक्ट में हमेशा क्या लगाना? परफेक्ट के अंदर केवल आपको बस बीन ही लगाना, ये ध्यान रखना। बस हो गया कवर 8 के 8 टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब याद, तो आप देखो। और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाना? बीन, ये ध्यान रखना। देखो ऑब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो प्रॉपर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाली इसके ऊपर वाले मतलब 2 नंबर पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, 1 नंबर पर इंडेफिनिट होता है, तो कॉन्टिन्यूअस वाली ऊपर चली जाती है इंडेफिनिट में। इज, आर और एम, इन तीनों में से एक आएगा। एम किसके लिए? आई के लिए, ठीक है। और आर किसके लिए? बस प्लूरल के लिए। इज किसके लिए? सिंगुलर के लिए, समझे? ठीक है, इज, आर, एम। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? लास्ट में फिर आ जाएगा हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारा का सारा खेल स्टार्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो वो तुक्का मार लेना कि ईडी लगा दिया बस थर्ड फॉर्म बन गई, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ध्यान रखनी होगी, किसमें? क्योंकि परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद आती है स्ट्रक्चर में, एक्टिव स्ट्रक्चर परफेक्ट। यदि भाई एक्टिव वॉइस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो हमें पैसिव में तो जरूरत ही नहीं याद करने की, लेकिन फिर भी याद करना, ठीक है। और उसके बाद में कभी कभी हम क्या करते हैं कि पूरा सेंटेंस हमें सही होने के बावजूद भी हम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पता नहीं होती, क्योंकि बोर्ड में वह लिखना पड़ता है। जैसे सेंटेंस आ गया, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता। अब आपको प्लेज की थर्ड फॉर्म ही नहीं आती तो आप क्या लिखोगे वहां पर? फिर तो आधा नंबर कट जाएगा एक में से, तो वो भी ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर होती है, ये आपको याद रखना। बस प्रेजेंट के बारे में इतना याद रखना। मेरे हिसाब से तो आपको ये बनानी भी आनी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट किसकी जगह है? सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखोगे? इजारम। जब भी पूछ दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तुरंत कॉन्टिन्यूअस को बोल देना इज, आर, एम, बस, ठीक है। अब सेंटेंस लिखता हूं, सिंपल सेंटेंस लिखता हूं। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, ठीक है, राम पत्र लिखता है। ये सेंटेंस में आप हिंदी से क्या करोगे? हिंदी का कोई रोल ही नहीं इसमें, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना होगा, मैं 3 तरीके बताता हूँ, तीनों तरीके आप फॉलो कर लो तो कभी आपका कोई सेंटेंस गलत ही होगा। सबसे पहले आपको क्या करना? टेंस पहचाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं इसीलिए पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर मिक्स में सेंटेंस आएंगे, हो सकता है कोई पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, कोई फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, तो ऐसे ध्यान रखना।
अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले टेंस पहचानना। टेंस पहचानने की तरीके मैंने टेंस में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कौन सा टेंस होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब टेंस पहचान क्यों रहे, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब पता करनी होगी, तो जैसे ही टेंस पहचानोगे वैसे ही हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या, इज आर है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बेसिक वॉइस में जरूरी है, इसीलिए। ठीक है, हो गया। अब सब्जेक्ट की 2 काम हो गए, बस फिर आप बना दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखिए 3 काम है। सबसे पहले टेंस पहचान, टेंस पहचान किसके लिए पहचान रहे, हेल्पिंग वर्ब के लिए, और हेल्पिंग वर्ब पहचान है फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंस करना, ये 3 काम है। देखो, और एक बात ध्यान रखना, जब भी ये कुछ ना कुछ या पजेसिव एडजेक्टिव कोई आर्टिकल कुछ ना कुछ यहाँ लिखता हूं मैं, तो उसको आपको साथ में लेना। इस ए को अकेला नहीं छोड़ना, ए लेटर ये साथ आएगा सारा का सारा, क्योंकि ए खुद लेटर के लिए था। ए लेटर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये तो था एक्टिव वॉइस का, किसका था, एक्टिव वॉइस का। अब ये किसका, पैसिव वॉइस का। ए लेटर इज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। आप इसमें देखेंगे सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एन, तो क्या होगी, इज आर एन में क्या होगा, एन लेटर के लिए नहीं आ सकता, एन तो केवल आई के लिए ही आता है, आई यहाँ पर नहीं होता है, तो आर प्लूरल है, सिंगुलर तेज। ए लेटर इज राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, रिटन बाय, किसके द्वारा, बाय राम, बाय, बस बन गया, खुश हो जाओ सारे के सारे। एक सेंटेंस हमने सही बना दिया। यहाँ पर ही होता तो इन करते, सी होता तो हर करते, दे होता तो देम करते। प्रीपोजिशन रिटन के बाद बाय लगेगी, वो स्पेशल इसकी खुद की प्रीपोजिशन है नहीं, तो बाय सही। समझ में आई ना, ये आप ध्यान रखो। अब मैं जल्दी से जल्दी अब हम प्रैक्टिस शुरू करूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे, अब जल्दी से बढ़ोगे, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट सेंटेंस को देखते हैं और जल्दी से जल्दी उनका पहचान। ठीक है, लिखो। अभी ये तो मिटाना नहीं, पाचन इंटरनेट को तो मिटा दो, ठीक है, कोई बात नहीं। हेडिंग तो डाल दी, बेसिक वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, VOIC लिखा हुआ, वॉइस का मतलब वाच्य, वाह आदाच और ये, बस इसको वॉइस को आप वर्ब भी बोलोगे, वर्ब का डायथेसिस करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं वर्ब को। सेंटेंस जल्दी से 4 सेंटेंस लिखता हूं एक साथ ही। बीज मेघ हनी, पहला सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस तो PYQ है, ठीक है, सिंपल लिखो सेंटेंस को एकदम, लिख दो, पहला लिखो, राम प्लेज ए क्रिकेट, बस CRICKET, एक और लिखो बेसिक्स आपके लिए, ठीक है, लिखो सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, और अब वो 2 बेसिक्स बहुत हो गए, अब हम बढ़ते हैं आगे। दे प्ले बिलियर्ड्स, अब एडवांस बढ़ेंगे थोड़े। दे प्ले बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स, ऐसे ही होगा, स्पेलिंग देख लेता हूँ, BILLIARDS, सही तो है, बिलियर्ड्स, ठीक है। He looks after his grandparent, his नहीं, he looks after his GRAND grandparents, ठीक है, GRANDPARENTS से तो कोई तकलीफ नहीं, ग्रैंडपेरेंट्स। अगला सी नोज हिम, ये एग्जाम्पल, जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि इसका पैसिव वॉइस आएगा फिर, सी नोज हिम, ठीक है, बस देखो भाई, राम प्लेज ए क्रिकेट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बनाओ आप जल्दी जल्दी, सब्जेक्ट
अब जब कोशिश करोगे तभी ये काम होगा, वरना मैंने लिख दिया या आपने कहीं और से पढ़ लिया या कहीं और से सीख लिया या बुक से सीख लिया, वो सीखोगे बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी सीखो, शिक्षा कहीं से भी सीख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा जितनी आप किसी को दे रहे हो या जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है, मैं तो कह रहा हूँ कहीं से भी सीखने को मिलता है आपको सीखना चाहिए, जरूरी नहीं आप मेरे से पढ़ो, हमने तो किसी और से भी पढ़ा होगा, तो हमारे गुरुजी ने हमको ज्ञान दिया तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्रम चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं बताऊंगा पश्चिमी दर्शन और वेस्टर्न कल्चर और पूर्वी दर्शन में क्या फर्क होता है, कभी आपको बात करेंगे, कभी 5 मिनट लेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये आप जानो कि आप इस सेंटेंस को लिखिए, तो अब आपको आंसर नहीं देखना, बनाने की कोशिश कीजिए, क्या मैं बना सकता हूँ, मेरी गलती कहाँ है। अब बार बार एक ही गलती कर रहे हो तो उसको सुधारो, और ऐसे ही कर रहे हो चाटा लगाओ मुंह पे, मैं ऐसे गलती क्यों कर रहा हूँ बार बार, धीरे धीरे अपने आप से खुद को सजा देना सीखो। चलो लिखो, राम ऑलवेज ए क्रिकेट, क्या लिखो सबसे पहले, ए क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज आर एम, बस इज आएगी, इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो बच्चे रट रहे थे ना कि सर आप तो टेंस में बोल रहे थे इज आर एम के मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, अब बताओ चौथी फॉर्म कहाँ है, थर्ड फॉर्म क्यों लिख रहे हो, इसका मतलब तो आप तो गलत कर रहे हो। मैंने कहा था एक्टिव के अंदर, उस दिन बाद में जिक्र भी किया था, जब भी आपको इज आर एम के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, ये पहचानने का तरीका, तो सीधी सी बात है, वहां पर ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट पहले मेन वर्ब से, ये भी देखोगे, वो बेसिक्स तरीका, एडवांस तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। एडवांस बच्चे क्या करेंगे कि इज आर एम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, 5 वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के बाद में बीन लगा हुआ मिल रहा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही, तो इसका मतलब समझ तो गए हम क्या होगा कि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का। ए क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। अगला, सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो ए स्वीट सॉन्ग, सीता क्या, सीता एक मधुर गाना गाती है, काम क्या हो रहा है, गाना गाने का, ऑब्जेक्ट क्या, कर्म क्या उसका, गाना, ठीक है ना। तो ए स्वीट सॉन्ग इज, ये स्वीट सॉन्ग सिंगुलर। और एक बात और बता, लिखो पैसिव वॉइस में जब भी मेन वर्ब आएगी वह हमेशा पैसिव, लिखो पैसिव वॉइस के अंदर जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर तो ये काम तो सब्जेक्ट का कर रहा लेकिन है ऑब्जेक्ट, काम ये सब्जेक्ट का कर रहा लेकिन है ऑब्जेक्ट। देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो ये स्वीट सॉन्ग हम सभी को पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरी बात सुनो, इस सेंटेंस के अंदर पैसिव हुआ तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसके अंदर इज आर एम आया या कुछ भी आ जाए तो आपको वो सेम नहीं लगाना, आपको इस सब्जेक्ट को देखना। पैसिव का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है, लेकिन पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, तो पैसिव का सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। वापस दोहरा देता हूँ, पैसिव का मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव या सीता है तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सीता है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का इस ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आ गया। अब इसको ऑब्जेक्ट मत कहना, अब इसको सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे लगेगा, ठीक है। इज संग, सिंग sang संग, संग बाय सीता, बस बन गया वाक्य, क्या घबराने की जरूरत है। अब चलो आगे बढ़ो, दे प्ले बिलियर्ड्स, यानी तो BILLIARDS, बिलियर्ड सिंगुलर गेम का नाम है, तो बिलियर्ड्स इज, ध्यान रखना सिंगुलर है, बिलियर्ड्स इज प्लेड। अब बताओ बाय, दे या देम, क्या लिखो बताओ, देम लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगला, ही लुक्स आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट, लिखो हिज ग्रैंड पेरेंट, हिज GRANT ग्रैंड पेरेंट, PARENTS फ्रेंड पेरेंट्स, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या इज या आर लुक्ड, ये मैन वर्ब है, लुक्ड आफ्टर में ईडी मतलब है ना, आफ्टर तो फ्रेजल वर्ब, मैन वर्ब ये फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इज आफ्टर पेरेंट्स, इज ग्रैंड पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर, किसके द्वारा, बाय, ही लिखूं या हिम लिखूं, बताओ, हिम, ऑब्जेक्टिव यस, ही नोज हिम। इसके अंदर दिक्कत होगी, दिक्कत क्या है, नो के पीछे बाय प्रीपोजिशन नहीं लगती है, नो टू समथिंग समवन हमेशा टू प्रीपोजिशन लगती है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो सी है, ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा वहां जाके। अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट, तो एक बात ध्यान रखना, हिम है
ये ऑब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है ना, और ऑब्जेक्टिव उल्टा भी होता है इसका, ऐसा नहीं जरूरी नहीं हिम का हिम लिख दो। अब इनका सब्जेक्टिव केस है क्योंकि हमें शुरू में तो हमें सब्जेक्टिव केस ही रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें यहाँ काम इसको सब्जेक्ट का करवाना है, तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, किसका उल्टा जाओ, हिम किसके सामने लिखा था मैंने, देखो पेज पलटो, किसके सामने लिखा था, ही के सामने, तो क्या लिखोगे, ही इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, KNOWN नॉन, टू प्रीपोजिशन, बाय मत लगाना, इसके पीछे टू लगेगी, बाय मैं कट कर रहा हूं पहले से, ठीक है ना, टू किसके द्वारा, बाय, अब कहां लिखोगे बाय टू। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये बना सेंटेंस, क्योंकि हमने बेसिक्स भी जान लिया, ठीक है, समझने वाला इन 3-4 सेंटेंस से ही समझ जाएगा। अब राम खेलता है, सीता पानी पीती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया घोंसला बनाती है, तो ये सेंटेंस तो हम कवर कर पाएंगे, लेकिन ये चीजें हम कब कवर कर पाएंगे, तो इसलिए इनके साथ में ये चीजें भी चलेगी, बेसिक्स भी चलेगा, साथ में एडवांस भी, साथ में PYQ जो प्रीवियस ईयर ट्यूशन गए उनको भी हम ध्यान रखेंगे, तो आप ध्यान रखना। अब करो इसको, कुछ सेंटेंस और लिखते हैं, ठीक है, करते रहिए, कुछ सेंटेंस और लिखते हैं, बाकी हम आज थोड़ा टाइम हो गया तो कल और पढ़ेंगे। अब 4 सेंटेंस और लिख देते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे लिखो, यू ऑलवेज हर्ट योर पेरेंट्स, ये लिखो, चलो करो भाई, मैं करवाता आ रहा हूँ सेंटेंस को, यू ऑलवेज हर्ट योर पेरेंट्स। 5-7 सेंटेंस और लिख देता हूँ, फिर समय हो गया, तो हम कल जो पढ़ेंगे वो इस प्रेजेंट जो आपके इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स रह गए तो उनको करके फिर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस वगैरह करके, क्योंकि एग्जांपल्स हम ज़्यादा देखेंगे, 4 एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे वो जो PYQ है इसके साथ ही खत्म करने, तो इन एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे। फिर हम लास्ट में क्लास रखेंगे एक और, जिसके अंदर सारे के सारे समरी आ जाएगी, थ्योरी सारी की सारी। क्या लिखोगे, सेंटेंस लिखा मैंने, केयरलेस केसेज एक्सीडेंट, ये लिखा सेंटेंस क्या है मेरा, केयरलेस लापरवाही, बहुत ही ज्यादा, नेस CAUSES कोजेस एक्सीडेंट, ACCI एक्सीडेंट, DENTS एक्सीडेंट्स, ठीक है। केयरलेसनेस, कोज का मतलब होता है कारण, एक्सीडेंट सॉरी एक्सीडेंट का कारण कौन बनती जा रही है, लापरवाही, समझ में। दूसरा सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर, ये तो सिंपल है, लेकिन दूसरी भी वहां कोई दिक्कत नहीं, सी राइट्स ए लेटर, ये बीच में दिया मैंने ऐसे कि बच्चे नाराज ना हो गए, हमसे कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा, इसको बना लो आप बहुत खुश होकर। अगले लिखो, सेंटेंस में लिख के लाया हूँ, ठीक है। योर क्रिटिकल वर्ड्स एनॉय मी, सेंटेंस लिखो, योर क्रिटिकल, योर, ये पेपर में है, CRIC क्रिटिकल, CRICTL क्रिटिकल, इसमें गड़बड़ी है, क्रिटिकल वर्ड्स, WRDS वर्ड्स, एनॉय, अब प्रीपोजिशन लगेगी वो एनॉय के हिसाब से लगेगी, क्रिटिकल, CRITICL, क्या कर रहे हैं मौलाना जी, CRITICAL क्रिटिकल, योर क्रिटिकल वर्ड्स एनॉय मी। अगला सेंटेंस और लिखो आप, कि जैसे मैंने लिख दिया कि the baby really enjoy that music, the baby, अच्छा, the baby really, 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 ENJOYS enjoys that music। एक और लिखो, जगह बड़ी है, ये 4 बहुत अच्छे, 4 बहुत बनाते हैं। केयरलेसनेस कॉजेस एक्सीडेंट, लापरवाही का कारण क्या है, एक्सीडेंट है, तो काम तो कौन कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट तो केयरलेसनेस है, लेकिन हमें तो इस ऑब्जेक्ट को लाना, ऑब्जेक्ट को आगे लिए लिया, ऑब्जेक्ट को आगे, एक्सीडेंट्स ये बड़ा आएगा, ठीक है, एक्सीडेंट्स प्लूरल है, तो इज हेल्पिंग वर्ब सब में सेम चलेगी। टेंस पहचान लो, एस लगा मैंने देख लिया, वर्ब की 5th फॉर्म है ये, और 5th फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट में आती है, 1st फॉर्म भी प्रेजेंट में, ऐसे एक्सीडेंट्स बस वो सिंगुलर के लिए, और ये सिंगुलर के लिए, वो प्लूरल के लिए, वर्ब की 1st फॉर्म। एक्सीडेंट्स आर कोज्ड, CAUSED, बस सिंपल भाई, ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट का काम करवा ली, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा ली, 3rd फॉर्म लगा ली, अब बस बाय लगा लो, और बाय लगा के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, केयरलेसनेस, CARELESS, ये केयरलेस का मतलब लापरवाही, नेस का मतलब बहुत ही ज्यादा लापरवाही, ठीक है। सब ये सेंटेंस, ये वाक्य सही है, केयरलेसनेस। आगे देखो, आगे अगला, सी राइट्स ए लेटर, ये आप बना लेना, योर क्रिटिकल वर्ड्स एनॉय मी, तो सबसे पहले क्या आएगा, योर क्रिटिकल, मेरी बात सुनो,
बात बताओ। योर क्रिटिकल वर्ड्स एनॉय मी, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है। योर क्रिटिकल वर्ड्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, तुम नहीं। योर तो सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ये तो एडजेक्टिव है ना। योर क्रिटिकल ये सब्जेक्ट है, सारा का सारा बता देता हूं मैं, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो योर क्रिटिकल एंड वर्ड्स एनॉय मी, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई। अब आई मैंने किसके साथ में लिखवाया था? क्योंकि या तो ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस है ना, वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, और प्रीपोजिशन के बाद में भी। अब देखो यहाँ पर तो आई किसके सामने लिखवाया? मी किसके सामने लिखवाया था? आई के सामने। चलो ये आई आ गया सबसे पहले, आई, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई एम इंतजार करा था आई का, इसलिए मैंने ये सेंटेंस दिया। आई एम एनॉयड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ANNOYED, एनॉयड। और एनॉयड के पीछे प्रीपोजिशन लगती है यदि किसी, अब एनॉयड का केस बता देता हूं मैं। यदि आप किसी आदमी से नाराज हो रहे हो तो एनॉयड विथ समवन, और किसी चीज से नाराज हो रहे हो तो एनॉयड एट समथिंग। तो यहाँ पर आप उसके शब्द से नाराज हो, उससे नाराज नहीं, उसके शब्द से नाराज हो, मतलब तुम्हारा जो क्रिटिकल वर्ड्स है वो मुझे नाराज करते हैं, मुझे मतलब परेशान करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आई एम एनॉयड एट योर क्रिटिकल वर्ड्स। प्रीपोजिशन लगती है, ये प्रीपोजिशन बाय नहीं आएगी, इसके पीछे एट आएगा। योर, ये पेपर में आए हुए एग्जाम्पल से, इसीलिए लेवल में आते पेपर है। क्रिटिकल वर्ड्स, बस हो गया, सेंटेंस खत्म, कोई तकलीफ नहीं। अगला, द बेबी रियली एंजॉयज दैट म्यूजिक। अब इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। एंजॉय के पीछे लगा देना प्रीपोजिशन बाय। देख लो क्या लिखोगे सबसे पहले? द बेबी सब्जेक्ट, ये रियली दैट वर्ब है, एंजॉय मैन वर्ब, दैट म्यूजिक, तो लिखोगे दैट म्यूजिक। देखो बनाओ, दैट म्यूजिक इज एंजॉयड, ENJOYED, एंजॉयड किसके द्वारा, ठीक है। अब रियली को कहाँ लिखना होगा? इन दोनों के बीच में लिखना होगा रियली को, मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं उसमें कोशिश भी कर लेता हूँ, वहां वैसे भी सही है, ठीक है ना। रियली दोनों के बीच में आएगा। दैट म्यूजिक इज रियली एंजॉयड बाय द म्यूजिक, क्योंकि एडवर्ब है ना, इस रियली को यहाँ लिखना होगा। दैट म्यूजिक इज रियली एंजॉयड, ENJOYED, एंजॉयड, ठीक है ना, किसके द्वारा? बाय द बेबी। बस आया समझ में? तो अब समय हो गया, ज्यादा क्लास लेंगे तो फिर आपको भी समस्या होगी, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने बेसिक वॉइस को अच्छे से क्लियर किया, कोई तकलीफ नहीं है। तो समथिंग हम 1 घंटे के आसपास क्लास रख लेते हैं, 60 मिनट की या 60 या 65 मिनट्स की, ताकि उसमें कोई तकलीफ नहीं। आप भी धीरे धीरे लंबा पड़ जाता फिर तो उसके नोट्स बनाते रहो, और साथ ही साथ डेली का 1 घंटा अच्छे से पढ़ते रहो। और जो पीछे की मैंने चीजें करवाई है, टेंस का भी आप अच्छे से जो कवर है वो रिवीजन है वो समय समय पर करते रहिए। अब टेंस के कॉन्सेप्ट और उसके PYQ क्वेश्चंस एग्जांपल आप रिवीजन करिए। अब इतना करवाने के बाद में मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, लेकिन आप क्या कीजिए, जिस भी बुक्स के अंदर टेंस को आपको एक्सरसाइज मिल रही, क्वेश्चंस मिल रही, एक अच्छा छात्र हमेशा बहुत सारी चीजों को साइड में रख के, जो लिमिटेड चीजें उस पर ही ध्यान रख के, एक लिमिटेड बुक को, है ना, उसको बार बार पढ़ के उसका बार बार रिवीजन करके, रिवीजन इतना करना है कि बुक्स के अंदर पेज 10 हो लेकिन लगे कि इस बुक्स के अंदर 20 पेज हो गए। पढ़ कर घिस कर किताब बहुत मोटी हो जाती है। तो ऐसा आपको समय समय पर रिवीजन करते रहना, ताकि कोई समस्या हो ना। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता दीजिए। कोई टेंस का भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही मेरी आप सभी से विनती है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और माँ बाप का और अपना ध्यान रखिए, और समय समय पर चीज़ों का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जैसे आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपको, क्योंकि साइंस कहती है कि आप हफ्ते में पढ़ते हो तो कुछ समय के लिए याद रहती है, ठीक है ना। और यदि 7 दिन तक एक चीज़ को पढ़ ली तो वो 2-3 महीने तक गया, लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को 21 डेज तक रेगुलर उसका रिवीजन करो, 21 डेज छोड़कर या फिर डेली उसको पढ़ो, तो वो सदा के लिए वो फिट हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और तब तक मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।